आदरणीय मनोहर पालीवाल जी, देचू मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्रीकांत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी देहात जिला के महामंत्री आदरणीय श्री जसवंत सिंह जी इंदा, मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री नरपत सिंह जी रिडवंसर, और देचू में कार्यक्रम की रचना तो हमने इस दृष्टिकोण से की थी कि हम माननीय मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे होने की श्रृंखला में जो देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये विचार था कि हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जिन गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है उनसे, पत्रकारों के साथ में, बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के साथ में, युवाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में अलग अलग अवसरों पर संवाद करते हैं। लेकिन जो छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग के व्यापारी ईमानदारी से यदि स्वीकार किया जाए, और मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि जनसंघ के जमाने से लेकर जब केवल दिया जनसंघ का चिन्ह होता था, तब से लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज जिस विशाल वटवृक्ष के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर के जो सेवा कर रही है, इस देश को बदलने के संकल्प के साथ में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस मंत्र के साथ में देश को विकसित बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, ये सौभाग्यपरक अवसर अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला है, और भारतीय जनता पार्टी आज इतने विस्तृत रूप में आ पाई, इसके बीज रूप के समय में जब पार्टी बहुत छोटी सी पार्टी थी, तब गांवों में मार्शल कॉम्स के बीच में इस पार्टी के नाम के ऊपर चर्चा करना भी शायद कहीं अपराध की श्रेणी में आता था, कोई झंडा पकड़ने को तैयार नहीं होता। उस समय भारतीय जनता पार्टी के उस शैशव अवस्था में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गांव में अगर किसी ने उठाया, तो वो गांवों के छोटे छोटे व्यापारियों ने, व्यवसायियों ने, उन लोगों ने उठाया था। मैं आज उन सबको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनका लगाया हुआ ये पौधा, जिस पौधे को उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया, आज वो पौधा इतनी बड़े विशाल वटवृक्ष के रूप में देश की सेवा करते हुए, देश को छाया प्रदान करके आज देश का सम्मान पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए काम करते हैं। जो प्रारंभिक काल था भारतीय जनता पार्टी, जब तमाम तरह की विपरीत चुनौतियां थी, विपरीत अवस्थाएं थी, उस समय में जब उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में इस विचार को जीवित रखने में देश भर के व्यापारियों, व्यवसायियों ने बहुत बड़ा योगदान किया। न केवल आर्थिक रूप से, अब तो अपने सामने आसन्न सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विचार को पुष्ट करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। केंद्रीय स्तर पर पार्टी ने यह तय किया कि इस बार मोदी जी की सरकार के यशस्वी 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाए, हम देश भर के हर विधानसभा क्षेत्र में व्यापारियों, व्यवसायियों के साथ में भी बात करें, चर्चा करें। उस श्रृंखला में देचू में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे ही अपने देचू के आदरणीय श्री देवीलाल जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया, और उसके चलते हुए जिस तरह के माहौल बना, उसके कारण से हम में से बहुत सारे व्यापारी, व्यवसायी आज हम सब लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से देवीलाल जी की दिवंगत माता जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए सभी परिवारजनों को, परिजनों को, उनके इष्ट मित्रों को, उनके सारे सगे संबंधियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संवेदनाएं देते हुए उनके दुख में सहभागिता व्यक्त करता हूं।
क्योंकि हम यहाँ जो लोग बैठे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और कुछ इस क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न अलग अलग तरह के क्षेत्रों में काम करने वाले व्यापारी व्यवसायी हैं और कुछ भागीरथी जैसे डबल रोल के आदमी भी हैं, तो नेता भी हैं और व्यापारी भी हैं। मैं सामान्य चर्चा आप सबके सामने करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से खुद प्रगति की, एक समय में उंगली पर गिन सकने वाले लोगों की पॉलिटिकल पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी। अनेक तरह के उतार चढ़ाव इस मार्ग में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखे, नेताओं ने देखे, लेकिन क्योंकि जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य के प्रति समर्पण था और जो कार्य पद्धति, जो रीति नीति भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने हमें दी थी, उस कार्य पद्धति में अटूट विश्वास कि गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके देश के समग्र विकास के लिए काम करेंगे, इस सिद्धांत के साथ देश की सरकार काम कर रही है। मित्रों, जो देश में आजादी की व्यवस्था है, ये बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमें आई। लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने बलिदान किया, योगदान किया, तब जाकर के देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी के बाद में इस लंबे कालखंड में सरकारों की प्राथमिकता जिन विषयों को लेकर के होनी चाहिए, देश के समग्र विकास को लेकर के जिन मूलभूत आवश्यकताओं को, मूलभूत चुनौतियों को, उनकी प्रतिपूर्ति के लिए सरकार को जिस प्राथमिकता के साथ में काम करने की आवश्यकता थी, दुर्भाग्य से सरकारों का ध्यान उसकी तरफ होने के बजाय जो भी निर्णय किए जाते थे उनके मूल में, उनके आधार बिंदु के रूप में वोटों को प्राप्त करना, वोटों का कैपिटलाइजेशन करना, योजनाओं को वोट बैंक बनाने के एक सूत्र के रूप में, एक यंत्र के रूप में उपयोग करना। इसके चलते हुए देश की बहुत बड़ी आबादी मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति से शेष रह गई। आजादी के बाद से ही जिस तरह का देश की सरकारों का काम करने का स्वभाव बना, उसके चलते हुए देश की सरकारों का अभाव में काम करने में एक्सपर्टीज, उनकी पारंगतता बनी। संसाधन सीमित होते थे और सीमित संसाधनों के चलते हुए सरकारें सीमित संसाधन में ज्यादा नाम किस तरह से कर सकते हैं, इस योजना के साथ में काम करते हैं। देश में सामान्य व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन विषयों को पर काम करने की आवश्यकता है, मैं उन कुछ विषयों की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। जब देश में ऐसे व्यक्ति जो गरीब हैं, जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास पक्का मकान नहीं, अब उनके लिए योजना बनती थी, कभी इंदिरा आवास योजना के नाम पर, कभी महात्मा गांधी कुटीर योजना के नाम पर। और उन योजनाओं में क्योंकि देश की सरकार अभाव में काम करती थी, केवल वोटों के कैपिटलाइजेशन के लिए, इस तरह का संदेश देने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कर रहे हैं, इस तरह का संदेश मात्र देने के लिए इन योजनाओं को यंत्र रूप में उपयोग करते थे। योजनाओं के पर कुल जितनी धनराशि खर्च होती थी, उस योजना के प्रचार प्रसार पर उससे ज्यादा धनराशि खर्च होती थी। महात्मा गांधी कुटीर योजना हो या इंदिरा आवास योजना हो, इन योजनाओं में बड़े बड़े भाषण दिए जाते थे, अखबारों में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट छापे जाते थे और उन योजनाओं का कुल आकार इतना सीमित होता था कि देश भर में यह तय होता था कि एक साल में अब की बार हम 50,000 मकान बनाएंगे। बजट में उसकी घोषणा होती थी। अब जब 50,000 मकान पूरे देश भर में बनाने, तो उसमें निश्चित रूप से जब आप अभाव में काम कर रहे हो, कम के साथ में काम कर रहे हो, तो आपके मन में कहीं न कहीं किस तरह से इसका लाभ मुझे अधिकतम वोटों के रूप में कैसे हो सके, इस विचार से, इस विषय के साथ में होता था। जब योजना दिल्ली में बनती थी तो 50,000 मकान में जो सब ज्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है 5-7 10,000 चले जाते। उसके बाद में अगर जो मंत्री होता था उस विभाग का, पंचायती राज का या ग्रामीण विकास का मंत्री होता था, एक बड़ा हिस्सा उसके विधानसभा में, उसकी लोकसभा में चला जाता था। कोई ताकतवर एमपी होते थे, वो अपने यहां पर कुछ मकान उसमें से लेकर के आ जाते थे। राज्यों के हिस्से में आता था, तब राज्य में भी इसी तरह की बंदरबांट होती थी।
मुख्यमंत्री, मंत्री और फिर उसके बाद में मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, उसके बाद में जो ज्यादा बोल सकने वाला है, ज्यादा हैसियत और शख्सियत रखने वाला है, ज्यादा बिगाड़ कर सकने वाला कोई विधायक होता था, उसके हिस्से में मकान आते थे। एक जिले में आकर के कुल मिलाकर के वो संख्या 150 तक रह जाती। एक विधानसभा में आकर के वो संख्या जो शायद है 10, 20, 25 मकान एक विधानसभा में एक साल में बनेंगे, इतनी संख्या रहती थी। अब जब एक विधायक को 10, 20, 25 मकान बनाने हो तो वो कुछ तो अपने परिवारजनों के लिए बनाता था, कुछ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं या ऐसे कोई कार्यकर्ता हैं कि जो अब की बार नहीं दियो तो नाको पादे एड़ो कोई हो तो उन्हें बना देता। शांतिलाल जी जड़ा रो के हम क्या मन नहीं दियो तो थारी पे गिरी हम क्या आओ तुम्हारे कनार तो पहले राजी करता, कोई भूमिया होता हुआ राजी करना पड़ता, कोई क्षेत्रपाल होता हुआ राजी करना पड़ता, कोई बिगाड़ कर सकते हो भी राजी करना पड़ता। तो वो उनके हिस्से में चला जाता था। जो सामान्य आदमी, जो गरीब आदमी था, वो उस विकास की तरफ उसी तरह से देखता रहता था जैसे धरती पे बैठा हुआ चातक जो है वो चांद की तरफ देखता। उसको कुछ भी लाभ नहीं होता था। उसके मन में ये टीस हमेशा रहती थी कि मेरे बारे में सिर्फ चर्चा होती। और इन सब कार्यक्रमों में मैंने एक उदाहरण दिया, इस तरह की मैं सारी योजना को लेकर के बात कर सकता। इन सब कार्यक्रमों में जिस कदर भ्रष्टाचार होता, उस भ्रष्टाचार के कारण से गरीब व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति का इन विषयों पर से विश्वास होने लगा था कि कभी हमारे जीवन में भी इन चीजों को लेकर के परिवर्तन आएगा। इन योजनाओं में जिस तरह के बंदर बांट होती थी, उसको लेकर के भी अशक्त व्यक्ति जिसका कोई सहारा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को लेकर के अपने आप से, अपने व्यवस्थाओं से निराशा जो है वो और अधिक बढ़ते रहते हैं। कालांतर में पिछले मोदी जी की सरकार बनने के पहले जिस तरह की सरकार अस्तित्व में रही, उसके चलते हुए तो चुनौती और भी बड़ी गंभीर हो गई। उस 10 साल में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड बनाए गए। उस 10 साल में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, भारत हर मोर्चे पर जो है विफल हो रहा था। हम क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं, इस परगने के बहुत सारे लोग देश की सेवा में काम करते हैं, देश की सीमाओं पर काम करते हैं। जिस तरह के समाचार जो है समाचार पत्रों में और टेलीविजन की सुर्खियां बना करते, हमको याद होना चाहिए कि क्या हालात थे देश के सिपाहियों के जो है सिर काट करके लोग पाकिस्तान लेकर के चले गए। हमारे सिपाहियों के, मुझे याद आता है 2010-11 के समय में मैं बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल में काम कर रहा था। सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करने की जिम्मेदारी मुझे संगठन ने दी थी। मैंने अखबार में एक चित्र देखा, वो चित्र शायद मेरे जहन में हमेशा बना रहे कि जिस तरह से पुराने अफ्रीका के जंगलों में जो वहां के वनवासी बंधु हैं, वो जिस तरह के किसी जानवर को मार करके एक लकड़े पर बांध करके उल्टा और उसको लेकर के कंधे पर जाते हैं, वैसे भारत के सिपाहियों को, बीएसएफ के सिपाहियों को मार करके, उनको बांध करके 10-10 सिपाहियों को एक साथ ऐसे ले जाकर के बांग्लादेश के जो बॉर्डर सिक्योरिटी उनकी फोर्सेज है, वहां के लोग लेके जा रहे थे। वो निश्चित रूप से देश के लिए भी शर्मनाक था और हम जैसे लोगों के लिए, जिनके परिवारजन, परिजन देश की सीमाओं पर रिजवा की रक्षा के लिए काम करते हैं, उनके लिए अत्यंत कष्टकर, हृदय विदारक। हर महीने 2 महीने में कहीं न कहीं देश के किसी न किसी बड़े शहर में एक बड़ी आतंकवादी घटना होती थी। कभी चीन अड़काता था, कभी पाकिस्तान आके दिखाता था। और जिस तरह की चुनौती भारत में बन गई थी, जिस तरह के हालात बन गए थे, देश का सामान्य मानवी जो है वो निराशा के गर्त में डूब करके उसको ये लगता था कि अब ये जो इतने लंबे संघर्ष के बाद में आजादी और आजादी के नेमत से जो लोकतंत्र आया है, ये लोकतंत्र शायद कहीं इसमें चूक हो रही। लोगों को ये लगता था कि बाढ़ खेत को खाने लगी है और जो व्यवस्था हमने अपने लिए चुनी, उस व्यवस्था में कहीं बड़ा दोष। लेकिन सौभाग्य से 2014 में आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के पुरुषार्थ से, आप सब लोगों के परिश्रम से, आप लोगों के प्रयास और प्रयत्न से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। एक नया इतिहास देश में बना और वो इतिहास था कि जब 30 साल बाद में देश में पहली बार किसी एक सरकार को, एक पार्टी को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में जो प्रचंड बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके बाद में कभी देश में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था।
और साझा सरकारें होने के कारण से जिस तरह से सरकारों का ध्यान केवल कुर्सी बचाने और अपने सहयोगियों को खुश रखने के लिए उनको राजी रखने में जाया होता था, उसके कारण से जिस तरह से देश के हितों के साथ में समझौता करना पड़ता था, उसके कारण से सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी। लेकिन देश की सरकार ने सारे कयासों को झुठलाते हुए नरेंद्र मोदी जी को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। और ये सौभाग्यपूर्ण अवसर और भी बड़ा इसलिए था कि आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे, इस लक्ष्य के साथ में काम करना प्रारंभ किया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस मंत्र को जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का हिस्सा था, उसको अपने हृदय में रख करके जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया, आज उसका परिणाम है मित्रों कि गरीब की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, जिनकी मैंने चर्चा की, बिजली, पानी, मकान, शौचालय, बैंक का खाता, गैस का चूल्हा, इन सब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार ने निर्णय किया, काम किया। जो भारत में प्रथा अभाव में काम करने की, कमी से काम करने की थी, सरकार ने अपने संसाधनों में के उपयोग में जो भ्रष्टाचार होता था, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करके, उसको कम करके, उसको खत्म करके जो पैसा बचा है, लोग पूछते हैं कि मोदी जी इतनी सारी योजनाओं पर काम करते हैं, इतना पैसा कहां से आता होगा? क्योंकि टैक्स तो वही है, पहले भी उतना ही टैक्स होता था, वही टैक्स की दर होती थी, उतने ही जो है सरकार टैक्स वसूलती थी। मैं राजस्थान की सरकार की बात नहीं करूं, केंद्र की सरकार के दृष्टिकोण से बात करूं तो इतना सारे संसाधन मोदी जी के पास कहां से आए? मैं एक उदाहरण देता हूं। जब माननीय मोदी जी ने तय किया सरकार बनने के बाद में कि हम परिवार कार्ड, जो राशन कार्ड होता है, इसका डिजिटलाइजेशन करेंगे और इसका डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। देश भर में 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड मिले, जो फर्जी थे, जिनके ऊपर सरकार को बिना किसी अस्तित्व के होते हुए भी उस पर सरकार को पैसा खर्च करना पड़ा। और केवल उन राशन कार्डों में जो ड्रेनेज रोका, उसके चलते हुए 28,000 करोड़ रुपए की बचत भारत सरकार को केवल उस एक योजना के माध्यम से। और सरकार ने उन सब पैसे का कि एक एक पैसा जो है वो गरीब के कल्याण के लिए, एक एक पैसा गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए खर्च करेंगे, जो पैसा हम कहीं से भी बचाएंगे। और उस लक्ष्य के साथ में जब काम किया मित्रों, तो देश के हर घर में शौचालय बना, हर घर में बिजली पहुंचाने की कामयाबी मिली, हर घर तक बैंक का खाता पहुंचा, हर गरीब को घर मिला, हर गरीब को मिलने की दिशा में हमने काम किया। और आज हम हर गरीब के घर में पीने का पानी हर गांव तक पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करते हुए उस दिशा में आगे बढ़े। जब नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के ये कहा था कि पिछले 72 साल में देश की सरकारों ने, सबने जितना प्रयत्न किया, भारत की सरकारों ने भी, जो कोई भी पार्टी की सरकार रही होगी, उन्होंने अपनी दिशा से, अपने हिसाब से प्रयत्न किया होगा। राज्यों की सरकारों ने भी प्रयत्न किया होगा, कुछ स्थानीय सरकारों ने भी अपने हिसाब से, कहीं पंचायती राज व्यवस्था में काम करने वाले लोगों ने प्रयत्न किया होगा। लेकिन उस सब के बावजूद भी पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो देश के ग्रामीण हिस्से में केवल 15% से कुछ ज्यादा घरों तक, 100 में से केवल 15, 15.5 घरों तक ही पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता है। शेष हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए, पीने का पानी लाने के लिए माताओं बहनों को घर से बाहर निकल करके अपने सिर पे मटका रख करके पानी लेने के लिए जाना होता। 72 साल बीत जाने के बाद में भी देश की 85% परिवारों की महिलाएं जो है पानी लाने के लिए मजबूर थी। मुझे अभी याद आता है, थोड़े दिन पहले मुझे उत्तर प्रदेश में एक विषय पर, ऐसे ही एक विषय पर बात करने का मौका मिला और वहां बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं विराजमान थी। जब मैंने पीने के पानी की महत्ता क्या होती है इस विषय पर बातचीत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश नदियों का क्षेत्र है, वहां बहुत सारी नदियां हैं। सामान्यतः वहां 20-30 फुट पर जमीन में चापाकल हैंडपंप खोद करके पानी मिल जाता है, नदियों में पानी मिल जाता है। लोगों को पानी को लेकर के बड़ा कष्ट नहीं, ज्यादा दूर उनको जाना भी नहीं पड़ता, 100, 200, 500 मीटर से ज्यादा उनको पानी लेने में ज्यादा पड़ता। मैंने वहां कहा था कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, हमारी माताएं बहनें तो 10-12 साल की उम्र में छोटा सा मटका लेकर के अपने सिर पे रख के
यात्रा प्रारंभ करती है, जीवन पर्यंत उसकी भूमिकाएं बदलती है। छोटी बच्ची से बड़ी बच्ची बनती है, शादी हो जाती है, बहू बनती है, बच्चे हो जाते हैं, माँ बन जाती है। उसके बाद में जो है बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी हो जाती है, सास बन जाती है, दादी बन जाती है, नानी बन जाती है, सब कुछ बन जाती है, पर वो मटका उसके सर पे परमानेंट है। बस ज्यादा से ज्यादा मटकों की साइज बदलती है। पहले छोटा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो मटके की साइज बढ़ती है, उसके ऊपर एक आता है, उसके ऊपर वो छोटे वाला आता है। फिर जैसे जैसे उम्र वापस बुढ़ापे की तरफ जाती है उसी क्रम में वापस उतरती है। और 5-5 किलोमीटर तक जो महिलाएं रोज पानी लाने के लिए जाती है, अगर अपने जीवन में पूरी परिक्रमा कर दें, उन कदमों को जोड़ें। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हम जो है बापूजी के ओरण की जब परिक्रमा करेंगे और उसके बाद में दिए जलाएंगे। एक दिन ओरण की परिक्रमा करके हम अपने आप को धन्य समझेंगे। हमारी माताएं बहनें पानी लाने के लिए जितने कदम चलती थी, अगर सारे कदमों को एक लाइन में जोड़ दें, 5 किलोमीटर प्रतिदिन चलने वाली महिला अगर पूरे जीवन पर्यंत जितने किलोमीटर चलती है उसमें धरती की 3 बार परिक्रमा हो सकती है। उस 60 साल की उम्र में वो 3 बार धरती की परिक्रमा करने जितना परिश्रम करती है। और उसके अतिरिक्त भी कहीं खारा पानी पिलाने की मजबूरी, कहीं फ्लोराइड युक्त पानी पिलाने की मजबूरी, कहीं आर्सेनिक युक्त पानी पिलाने की मजबूरी, कहीं आयरन और दूसरे कंटेमिनेशन का पानी पिलाने की मजबूरी। और ये जानते हुए भी कि यह पानी पीने से मेरे परिवार के जन हमेशा हमेशा के लिए अपंग हो जाएंगे या उनको किसी न किसी तरह की चुनौती खड़ी हो जाएगी, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पिता को ऐसा पानी पिलाने के लिए महिला मजबूर थी, उसके दर्द को हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, उस दिन लाल किले के प्राचीर से कहा कि अब हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। अब तक लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का खर्च उस पर हो चुका है। और आज ही प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में रोजगार मेले के समय कह रहे थे कि पिछले 3.5 साल में जो प्रयत्न हुए, जो आंकड़ा 15% घरों का था, वो आंकड़ा बढ़कर के आज 62% हो गया। देश के 62% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से आज पहुंचने लगा है। और आज देश में जो आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख घर का होता था, वो बढ़कर के 12 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करके 9 करोड़ परिवारों के, माताओं बहनों के सर से उस मटके का बोझ उतारने का पुण्य जो है वो नरेंद्र मोदी जी को मिला है, या भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मिला है जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाया। तो इस तरह से सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ देश के भविष्य में आके लिए तैयार करना, उसको आगे बढ़ाना, इस दृष्टिकोण से जिस तरह से सरकार ने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह से काम हुआ, आज जिस गति के साथ में देश में हाईवे बन रहे, जिस गति के साथ में देश में रेलवे कॉरिडोर बन रहे, जिस गति के साथ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बन रही, जिस गति के साथ में देश में हवाई अड्डे बन रहे, आजादी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक देश में 74 हवाई अड्डे थे। आज देश में 150 हवाई अड्डे काम कर। और एयरपोर्ट पर भीड़ में ईमानदारी से कहता हूं, दिल्ली के एयरपोर्ट पे चले जाओ, जयपुर पे चले जाओ, जोधपुर के एयरपोर्ट पर चले जाओ, जितनी भीड़ दिल्ली के, जयपुर के रेलवे स्टेशन पे होती है उससे ज्यादा भीड़ जो है आज हवाई अड्डों पर होने लगी। इतने लोग जो है, इतने संसाधन बढ़ने के बाद में भी देश में जिस तरह से समृद्धि आई, और इन सब के चलते हुए देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से बढ़ी, हर साल नए रिकॉर्ड अर्थव्यवस्था बना रही। अभी पिछले महीने में जो जीएसटी का टैक्स कलेक्शन हुआ वो 1,87,000 करोड़ रुपए था, जो आज तक कभी इस देश में 1 लाख करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाए थे, वो 2 लाख के नजदीक जाने को हो। देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे बढ़ रही है, अभी आदरणीय नरपत सिंह जी कह रहे थे कि जिस इंग्लैंड ने हमको 250 साल गुलाम बना करके रखा, हमने इस 9 साल के कालखंड में न केवल उस इंग्लैंड को पीछे छोड़ा, जो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर होती थी, आज 5वें नंबर पर आ गई है। और पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सर्वे करने वाले, एनालिसिस करने वाले, विश्लेषण करने वाले लोग ये मानते हैं कि आने वाले 2 साल में हिंदुस्तान की इकोनॉमी जर्मनी और जापान को पछाड़ करके दुनिया की 3रे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी। जब 3रे नंबर की इकोनॉमी बनती है, शायद गांव में बैठा हूं, मेरा कोई भी बंधु मुझे पूछ सकता है कि 2 नंबर पे हो, 3 नंबर पे हो, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव होता है। जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती, जब देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती, मोदी जी की सरकार बनी थी उस समय देश की प्रति व्यक्ति एवरेज आमदनी जो है वो 80,000 रुपए के आसपास हुआ करती थी। आज बढ़कर के इस 5 साल में जब देश की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन से बढ़कर के 3.75 ट्रिलियन तक पहुंची है, तब प्रति व्यक्ति आमदनी जो है वो बढ़कर के 80,000 से बढ़कर के 1,68,000 रुपए हो गई। अगर वो अब आप कल्पना कीजिए कि जिस दिन हम 5 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे, तब प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी बढ़ेगी और इसके कारण से देश में कितनी संपन्नता उसकी जो है वो आने वाली है।
जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, व्यापारी बंधु यहाँ बैठे, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस देश में एक कानून हो सकता, एक टैक्स और एक कानून इस देश में हो सकता है, वो भी भारत जैसे विशाल देश में। और दुनिया के किसी भी देश ने इस तरह का टैक्स रिफॉर्म करने की कल्पना भी नहीं की। कुछ छोटे देशों ने इस तरह वन टैक्स वन नेशन की कल्पना की थी और वो इम्प्लीमेंटेशन में एब्सोल्युटली फेल हो गए। पिछले 15 साल से भारत में जीएसटी कानून आना चाहिए, इसको लेकर के विचार चलता था, लेकिन सरकारों का साहस नहीं था, सरकारों की ताकत नहीं थी, सरकारों में हिम्मत नहीं थी। पहली बार हिम्मत वाली सरकार आप लोगों ने बनाई, हिम्मत वाले नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाया, साहस के साथ में देश में जो है जीएसटी कानून लागू हुआ और उसके कारण से आज देश के व्यापारी व्यवसायियों के लिए केवल जो है वो राज्य विशेष या वो जिला विशेष केवल एक उसकी टेरिटरी नहीं रह गया, वो पूरे देश भर में उसी कोड नंबर के साथ में बिना किसी टैक्स डिफरेंस के व्यापार कर सकता, व्यवसाय कर सकता। देश के व्यापारियों के लिए एक नया द्वार खोलने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस जीएसटी के माध्यम से, केवल जीएसटी नहीं, कोई इनकम टैक्स और आदमी यदि अपने गांव में तो कम आया करे, तब सर शहर में मैं जानता हूं कोई बड़ी कॉलोनी हमारे शास्त्र नगर में या सरदारपुरा में इनकम टैक्स और बाबू अगर मोटरसाइकिल ले एक रोड दूसरी रोड पर निकल जाता है तो हमारे हेड को यानी चलबना जड़ा होता नहीं वहां टेंशन हो जाती है। और अगर कोई रोड से निकल जाता है तो मनोहर जी जो है पड़ोस में जो दुकान होती थी दवाई की, उसमें बीपी की गोलियों की बिक्री बढ़ जाती है। क्यों आज इनकम टैक्स वाला हमारी कॉलोनी में कैसा है, किसकी समस्या आई, लोगों को इतना डर था क्योंकि लोगों को लगता था कि इस इंस्पेक्टर राज के चलते हुए उनको लगता था कि हमारी गर्दन जो है इन इंस्पेक्टरों के हाथ में दबी हुई। कोई कल्पना कर सकता है कि इस देश में ऐसा कानून कोई जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आएगा और वो ऐसा कानून बना देगा कि आज टैक्स का असेसमेंट फेसलेस होता है। इनकम टैक्स रिटर्न जो मनोहर जी अपने पेट्रोल पंप की आमदनी का और अपने व्यापार की आमदनी का भरते हैं, इनको ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान में मेरा टैक्स जो है उसका असेसमेंट कौन करता है। जोधपुर के देचू के व्यापारी का कुम सिंह का टैक्स असेसमेंट शायद कोई कर्नाटक में या तमिलनाडु में कहीं कर रहा होगा, तमिलनाडु के आदमी का टैक्स असेसमेंट जो है वो जोधपुर में हो रहा होगा, और जो करने वाला है उसको ये पता नहीं है कि मैं किसका कर रहा हूँ। उसके बाद में जो कागज आ रहे हैं, पहले तो होता कि भाई कागज आयो, इनमें कोई 19-20 छोटी मोटी कमी निकालो, पता उन्हें गर्दन दबाओ, पता गर्दन दबाओ तो नुकसान ढूंढो, नुकसान गर्दन दबाता है तुरंत आ जाए, 2 पैसा लेन देन करो और नुकसान में भी डर दिखाओ, आने में नुकसान करो, सरकार ने भी नुकसान करो और उन्हें मिली भक्ति को खेल होती। लेकिन वो व्यवस्था देश में समाप्त होगी, हमेशा के लिए इतिहास बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं आपको गर्व के साथ में कहता हूं कि देश में जो 98% टैक्स पेयर है, 98%, उसमें ज्यादातर लोग नौकरी करने वाले भी होते हैं और उन ईमानदार लोगों को जो अपने टैक्स के रिटर्न के बाद में रिफंड के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता था, 2-2 साल तक इंतजार करना पड़ता था। आज देश के 98% टैक्स भरने वाले लोगों, रिटर्न फाइल करने वाले लोगों के रिफंड और असेसमेंट ऑर्डर जो है वो 48 घंटे के भीतर आते हैं। वो एक दिन कंप्यूटर में फाइल करता है, 48 घंटे बाद में उसका रिफंड और असेसमेंट ऑर्डर दोनों उसके बैंक में रिफंड पहुंचता है और असेसमेंट ऑर्डर उसके कंप्यूटर में आ जाता है। न उसको डरने की आवश्यकता, न कहीं जाने की आवश्यकता। इस तरह से ये जो बड़े रिफॉर्म्स देश की सरकार ने, देश में इतने सारे कानून लागू हुए, कंपनी बनाने के लिए भी कानून होते थे और कंपनी बंद करने के लिए भी कानून होते, और चलाने के बीच में अनेक तरह की कंप्लाइंसेज होती थी कि ये कंप्लाइंसेज तो व्यापारी व्यवसायी को करनी पड़ेगी, अगर वो नहीं करेगा तो उसको जेल भेज दे। इस तरह के 48,000 कंप्लाइंसेज और कानून जो है देश में व्यापारियों व्यवसायियों के लिए अलग अलग स्तर पर, अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह पर होते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तब हमारे देश के नागरिकों पर अंग्रेजों के जमाने बनाए हुए 2000 कानून लागू थे। मोदी जी ने तय किया कि इनको हमको समाप्त करना है। उन 2000 कानूनों को संसद में बिल ला करके उनको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और उसके साथ साथ में देश में जो 48,000 कंप्लाइंसेज थे, उन कंप्लाइंसेज को प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के उनको समाप्त करके अब देश में केवल 4000 कंप्लाइंसेज बची है। साथ ही सबको समाप्त करने का काम जो है वो किया ताकि व्यापारी व्यवसायी ईमानदारी से, शांति से और चैन के साथ में अपना व्यापार व्यवसाय कर सके। इन सब चीजों का परिणाम ये होगा कि एक दुनिया में संस्था है जो दुनिया भर में व्यापार व्यवसाय करने में किस देश में क्या परिस्थिति है, कितना भ्रष्टाचार है, कितनी ब्यूरोक्रेसी है, कितनी रेड टेपिस में कि बीच में जो है अधिकारियों का हस्तक्षेप कितना है, कितनी तरह की वहां पे शांति व्यवस्था के न होने के कारण से चुनौतियां हैं। इन सब संकटों के कारण से वहां जैसी स्थिति बनती है उसको लेकर के एक मेरिट बनती है।
दुनिया के 194 देशों की मेरिट बनती है और उन 194 देशों की मेरिट में भारत का नंबर जो है वो 163वें नंबर पर आता था 2004 में। जब 163वें नंबर का मतलब अफ्रीका के कुछ देश जहां गृह युद्ध की स्थिति है, ऐसे देश जहां सरकारें अस्तित्व में नहीं है, या ऐसे देश जहां पर सरकारें जो है वो स्थिर नहीं है, रात दिन बदलती रहती है, ऐसे देशों को छोड़ करके बाकी नीचे से नीचे की पंक्ति में भारत आता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से व्यापारियों व्यवसायियों के जीवन में सुगमता लाने के लिए जो काम किए, उन सब का परिणाम आज ये हुआ है कि हम 163 से छलांग लगा करके हम 43वें नंबर पर आकर के खड़े हो गए। आज हिंदुस्तान 43वें नंबर पर है और मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि राजस्थान जैसे राज्यों में जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये जैसे सुधरते ही अगले 2 साल के डेटा जिस दिन आएंगे, हम दुनिया की 20 पहले देशों में से होंगे जहां जो है व्यापार करना, व्यवसाय करना सबसे सुगम होगा। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, व्यापारी भी हैं, व्यवसायी भी हैं, किसान का काम करने वाले लोग भी। हम अगर एक भी पैसा निवेश करते हैं, हम एक भी पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसके लिए पूछताछ करते हैं कि नहीं करते? अपने घर परिवार में सलाह करते हैं, कहीं व्यापार व्यवसाय में साथ काम करने वाले लोगों से उसकी चर्चा करते हैं। अगर ज्यादा जरूरत हो तो और कोई जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको जाकर के भी उसकी पूछताछ करते हैं। 10 आदमियों से बात करके उसके बाद में हम 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया निवेश करते हैं किसी क्षेत्र में, नए धंधे में, नए व्यापार में, नई जगह पर निवेश करते हैं। आपस में हम चर्चा करके सोच समझ के काम करते हैं। अब पूरी दुनिया के लोग जो भारत में आकर दुनिया में कहीं निवेश करते हैं, जो पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखे, आज इतने सारे जो है बिजनेस हाउसेज है, इसके अलावा जो दुनिया में इंश्योरेंस फंड है, इसके अलावा जो पेंशन फंड है, दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा चलाने वाले, उनके पैसे को निवेश करने वाले एजेंसीज हैं, वो जो निवेश करती हैं, सामान्य मानवी अगर 10 लोगों से पूछता है तो उनके पास तो जो हजारों करोड़ रुपए का निवेश करते हैं, उनके पास में दुनिया के सारे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उन लोगों को वो किराए पे लेकर के, उनको हायर करके, उनको नौकरी पर रख करके उनकी सलाह से निवेश करते हैं कि कहां निवेश करना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि आदमी भी शांति के साथ में उसके 2 पैसे का फायदा हो सके, इसके लिए निवेश करता है। तो वो इतनी बड़ी कंपनियां जो दूसरों के पैसे को निवेश करती है, उनकी जिम्मेदारी और भी बड़ी होगी। मित्रों, भारत जब आजाद हुआ तब से लेकर के और भारत में अब तक कुल मिलाकर के भारत की आजादी से लेकर के अब तक $900 बिलियन का निवेश हुआ। $900 बिलियन का मतलब होता है लगभग भारत में 84 लाख करोड़ रुपए का निवेश अब तक हुआ है। दुनिया भर के देशों ने आकर के प्रतिनिधियों ने आकर के जो भारत में निवेश किया है, वो आजादी से लेकर के आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पिछले 31 मार्च तक 84 लाख करोड़ रुपए। इस 84 लाख करोड़ में से जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी 2014 में, तब तक कुल निवेश भारत में आजादी से लेकर के तब तक का कुल निवेश जो है भारत में 20,000 करोड़ रुपए का। पिछले 9 साल में भारत में 64,000 करोड़ रुपए का निवेश, 64 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है, 20 लाख के ऊपर 64 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत में दुनिया के दूसरे देशों में बैठे हुए व्यापारियों व्यवसायियों ने भारत में आकर के किए, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास है कि भारत में हमारा पैसा सुरक्षित भी है, भारत में हमारा पैसा आगे भी बढ़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से दुनिया का निवेश आता है तब हमारी ताकत बढ़ती है। आज अपने मोबाइल शुरू में 1995 में पहली तो टेलीफोन होता कारोबार टेलीफोन घोर डायल करता, वो टेलीफोन होता जब शेर सिंह निर्मल से घरे टेलीफोन होता पुराने, तो वो बीजेएस में तो आधी बीजेएस में टेलीफोन शेरजी घरे जाता, आता नहीं आता शेरजी का पूरे घरे, और टेलीफोन आता तो 9 सवाल बुलाने जाता, मैं टावर आ जाता जाऊंगा वहां बुलाने जाता, और जब 500 टेलीफोन आता तो इंतजार करता, मतलब मैंने चाय भी पानी पड़ती, वहां कहीं बैठो बिलाड़ू पड़ता, वहां हुकार देना पड़ता, 1-2 घंटा वहां टेलीफोन आता, पांच में घरे जाता। तो टेलीफोन भारत में नहीं था, लेकिन 1995-96 में आते आते भारत में मोबाइल की शुरुआत हुई, और 2004 में अटल जी की सरकार के समय में मोबाइल देश भर में बीएसएनएल ने जिस तरह से मोबाइल का विस्तार किया, उसके बाद में देश में मोबाइल पहुंचा। पहले घर में एक मोबाइल होता था, उसके बाद में जो है घर में सब सदस्यों के मोबाइल होने लग गया, और उसके बाद में अब एक 2-2 के साथ में एक के जेब में, अभी मैं यहाँ देखूंगा तो शायद कई समदर सिंह जी जैसे होंगे जिनकी जेब में 2-3 मिल जाए, तो 2-2, 3-3 मोबाइल लोग रखने लगे। देश में, हिंदुस्तान में जितने मोबाइल खरीदे जाते थे वो दुनिया में सबसे ज्यादा थे, और दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल इंपोर्ट करने वाला कोई देश, विदेश से आयात करने वाला देश, क्योंकि हमारे यहाँ तो बनता नहीं था,
तो हम दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल इंपोर्ट करने वाले देश थे। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि अब हम मोबाइल के इंपोर्ट की जगह भारत में मोबाइल निर्माण करना शुरू करें, और उसके लिए उन्होंने योजना बनाई। दुनिया भर की कंपनियों को भारत में बुलाया ताकि भारत के बच्चों को रोजगार मिल सके, भारत की जो है अर्थव्यवस्था पर उसको सकारात्मक सपोर्ट उसके कारण से मिल सके। और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि पिछले 5 साल में जो मोदी जी की स्कीम बनाई उसके कारण से जो परिस्थिति बनी, आज जो दुनिया के सबसे ज्यादा मोबाइल आयात करने वाला देश था, वो दुनिया का 2nd नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चर करने वाला, मोबाइल बनाने वाला देश हमारा अपना भारत है। और हम दुनिया के 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो गए जो दुनिया को निर्यात करने वाले। पिछले 1 साल में हिंदुस्तान में बने हुए मोबाइल जो हमने दुनिया के मार्केट में बेचे हैं वो 1 लाख करोड़ रुपए के, 1 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल हमने दुनिया के मार्केट में बेचे हैं। ये टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब हम विदेश से मंगाते हैं। आज हिंदुस्तान उन सब का चाइना के बाद में दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर देश बन गया। ठीक इसी तरह से अब जो दुनिया भर की नई टेक्नोलॉजी जा रही है, जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगे हैं, इन सब की दिशा में भी हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम कर रहा है, आने वाले समय में हाइड्रोजन की जो गाड़ियां चलने वाली उनमें हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लीडर होने वाला है। आज हमने जिस तरह से काम किया है इस सब प्रगति, इस काम के परिणाम में, इसकी प्रगति का परिणाम है कि आज दुनिया भर का निवेश भारत में आ रहा है। दुनिया भर के लोग आज भारत को सबसे सुरक्षित निवेश और सबसे अच्छा निवेश का स्थान और देश मान करके भारत में आकर के अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। इन सब का परिणाम मित्रों ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अब जब देश में इस तरह से निर्माण होता है, जब देश में नए कल कारखाने मिल लगते हैं तो देश के युवाओं को रोजगार मिलता है। जब देश की सरकार निवेश करती है तो भी देश के युवाओं को, देश के लोगों को रोजगार मिलता है। मैं एक उदाहरण आपको और देना चाहता हूं। जब माननीय मोदी जी की सरकार जब सड़क बनाती है, जब मोदी जी की सरकार जब घर में नल लगाने के लिए काम करती है, 4 लाख करोड़ रुपया खर्च करती है, तो उस नल लगाने में सरकार को पहले तो पाइप खरीदने पड़ते हैं, चाहे स्टील का पाइप खरीदो, चाहे डीआई पाइप खरीदो, चाहे यूपीवी का पाइप खरीदो, चाहे प्लास्टिक का पाइप खरीदो, पाइप खरीदने पड़ते हैं। पाइप बनाने वाले देश भर की कंपनियां जो है उनको रोजगार मिलता है। पाइप बनाने में कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं उनको रोजगार मिलता है। अब आयरन का पाइप बनता है, स्टील का पाइप बनता है, तो उसके लिए कहीं न कहीं खदान में से आयरन का ओर निकाला जाता होगा, उसका इंगट बनता होगा, उसको रोजगार मिलता है। टंकी बनती है, उधर कृष्णाराम जी के अनपूछ टंकी की बने वंठान, ये पीली टंकी बने, वह पीली टंकी बने तो सीमेंट की जरूरत पड़े। सीमेंट फैक्ट्री को, सीमेंट फैक्ट्री के पीछे उसमें काम करने वाले मजदूरों को, लाइमस्टोन खोदने वाले माइन मालिक को, उसके मजदूरों को, उन सबको रोजगार मिलता है। ट्रांसपोर्ट वालों को रोजगार मिलता है, जो उसमें सरिया काम करता है, अगेन स्टील सेक्टर को रोजगार मिलता है। पंप बनते हैं, उसको रोजगार मिलता है। जो चैनल खोद करके ठेकेदार काम करता है जेजेएम में, उसको रोजगार मिलता है। जो आप जो है उसमें पंप पाइप फिटर काम करता है, उसको रोजगार मिलता है। जो ऑपरेट मेंटेन करता है, उसको रोजगार मिलता है। ये जो 4 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार काम करती है, उसका अर्थव्यवस्था पर 20 गुना प्रभाव होता है। वो 100 लाख करोड़ रुपए का जितना अर्थव्यवस्था में रोटेशन करता है। ये सामान्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है, लेकिन सरकार इस तरह से जब निरंतर निवेश करती है तब देश की अर्थव्यवस्था जो है ऊपर उठती है। आज कोविड की आपदा के बाद में, कोविड के समय जितना संकट आया था, उस संकट के बाद में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो है वो तकलीफ में। अभी मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अमेरिका में भारी मंदी आने वाली है और इतनी भीषण मंदी होगी कि अमेरिका के लोग उस मंदी को लेकर के घबराए हैं। पिछले दिनों में अमेरिका में 4-5 बैंक इसके चलते बंद हो गए, कोलैप्स हो गए। आज जिस तरह से पूरी दुनिया में मंदी का दौर है, पूरी दुनिया में सबसे रोबस्ट इकोनॉमी जो है वो जर्मनी की समझी जाती है। जर्मनी पहली बार 30 साल में पहली बार मंदी के रास्ते पर खड़ा हुआ दिख रहा है, उनको डर लग रहा है। ठीक ऐसी हालत चाइना की है जिसने 30 साल तक स्टैटिक ग्रोथ किया एक साथ में। वो चीन भी आज जो है अर्थव्यवस्था उसकी भी दबाव में। और इन सब के चलते हुए जिस तरह से पूरी दुनिया में मंदी है, लेकिन पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक्सपर्ट ने लिखा है कि पूरी दुनिया में अगर कोई जागती ज्योत या ब्राइट स्पॉट कोई दिखता है, चमकता हुआ सितारा अगर कोई दिखता है, तो वो भारत की अर्थव्यवस्था दिखती है, जो सबसे तेज गति से दुनिया में बढ़ रही। इन चुनौतियों के होते हुए, क्योंकि सरकार ने एक एक पाई गरीब की खुशहाली के लिए लगाई, इसके कारण से इस तरह की जो हालात बने। और हमने जो है आर्थिक जगत में प्रबंधन किया, आर्थिक दृष्टिकोण से जो हमारी ताकत बढ़ाई, उसका परिणाम यह है कि पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। क्या हमने कभी कल्पना की थी कि हिंदुस्तान जैसा देश जो इंग्लैंड का गुलाम रहा,
उस गुलाम देश का प्रधानमंत्री जब इंग्लैंड में जाता था तो सामान्यतः प्रथा ये थी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को मिलते नहीं थे। मिलते थे तो इंग्लैंड के महारानी भी अगर मिलती थी कभी उनसे तो हाथ में दस्ताने पहन करके उनसे मिलने का रिवाज था, क्योंकि उनको हमको वो हे मानते थे। आज भारत का प्रधानमंत्री जाता है तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री साथ में खड़े होकर के कहता है कि मोदी इज द ग्लोबल लीडर, वो पूरी दुनिया का नेता है। जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस में जाता है तो क्या हमने कभी कल्पना की थी कि वो कहेगा कि उनके देश में खड़े होकर के उनके लोगों के बीच में ये कहेगा कि दुनिया के सब देशों को मोदी एक मोदी चाहिए, ऐसे मोदी दुनिया में और सारे होने चाहिए। अमेरिका जैसा देश जो मोदी जी को कभी वीजा नहीं देता था, मोदी जी को मंच से नीचे उतरते हुए उनके पीछे आकर के अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए। या जब वो ऑस्ट्रेलिया में अभी जाता है तो मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर के कहता है मोदी इज आवर बॉस, ये हमारा बॉस है, ये हमारा जो है वो लीडर है। या जब वो पापुआ गिनी में जाता है तो वहां का प्रधानमंत्री खड़े होकर के एयरपोर्ट पे आकर के दोनों पांव छू करके मोदी जी को प्रणाम करता है। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लोगों को उस दिन एहसास होता है कि हमने सही नेतृत्व और सही व्यक्ति का चुनाव किया। ये जो ताकत हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में बढ़ी है, ये जो सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, उसके कारण से भारत विरोधी ताकतें जो है वो एक बार फिर सब संगठित हुई। पूरी दुनिया में जो लोग भारत की इस प्रगति से जलते हैं, जो भारत की इस प्रगति से ईर्ष्या रखते हैं, ऐसे सारी ताकतें दुनिया भर की जो है वो भारत के विरोध में बढ़ते हुए इस भारत के विरोध में खड़ी होकर के एक साथ मिलकर के भारत पर जो है दुष्प्रचार के माध्यम से अलग अलग हथकंडे अपना पर के भारत पर प्रभाव पर जो है वो प्रहार करना चाहती है, वार करना चाहती है। ठीक इसी तरह से भारत में भी इतनी सारी जो मोदी विरोधी ताकतें, क्योंकि दुनिया भर के देशों के लोग जानते हैं कि भारत की ताकत की जो नाभि है, जो परमाणु है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके कारण से ही भारत में इस तरह से प्रगति हो रही है। तो आज वो सारी ताकतें भी और देश में जितनी मोदी विरोधी ताकतें, भाजपा विरोधी ताकतें, वो सब मिलकर के अब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रहार करने की कोशिश कर रही है। आप सबने देखा होगा पुराने समय में जो बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं कि पुराने समय में जनसंघ वाले कहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी, जाओ, ये कांग्रेस वाले कहते थे कि हम इस जनसंघ को जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे। और आज जो है वो भारत विरोधी लोग और मोदी विरोधी लोग कहते हैं कि हम मोदी की कब्र खोद देंगे, उसको कब्र खोद करके कब्र में डाल देंगे। मित्रों, देश के 130 करोड़ लोगों का आशीर्वाद, जिन गरीबों के जीवन में जो है परिवर्तन माननीय मोदी जी के कारण से आया, जिस मध्यम वर्ग के जीवन में सुगमता माननीय मोदी जी के कारण से आई, जो आर्थिक खुशहाली माननीय मोदी जी के कारण से बढ़ी, उस सब का जो आशीर्वाद मोदी जी के पास में है, उस आशीर्वाद को एक बार फिर संकलित करके ले जाने की आवश्यकता है। हम क्योंकि चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, आने वाले 6-5 महीने में राजस्थान में चुनाव होने वाला है। राजस्थान में जितनी भ्रष्ट सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, उस भ्रष्टता का पैमाना मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं देखने को मिलता है तो इस लोहावट में मिलता है। भ्रष्टाचार, अराजकता, दमन और दुर्व्यवहार, इन चारों के अगर कहीं बेंचमार्क ले बने तो इस लोहावट में बने। मैं जो तापुर रोजन, मैंने शंकर सिंह साहब एक बार मैं थोड़ी बीमार हो गया, जयपुर और लेर गया, जून गिरा था, मैंने उठे लेर गया और मैंने रात शोले फिल्म दिखाने लगे। उन शोले फिल्म में एक डायलॉग हो तो तापुर रोतो तो माँ कहती कि सोचा नहीं तो डबल आ जाए। अटे जो है अटे हमारे लोहावट में हो जाए कि मोबाइल पर कुछ लिख दिया तो इमरान खान आ जाए। और इमरान खान जिस तरह से आकर के लोगों को पकड़ता है, जिस तरह के हालात राजस्थान में बने, राजस्थान की सरकार पिछले आजादी के बाद से लेकर के इतिहास की सबसे भ्रष्टतम सरकार, और सरकार ने हर क्षेत्र में घोटाले किए और घोटालों के बाद में घोटाले और घोटालों के बाद में घोटाले। और अगर ये बात हम कहें तो मुझे लगता है कि शायद ये लगेगा कि तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, ये इसलिए कह रहे हैं। सरकार के मंत्री एक दूसरे के ऊपर लोकसभा विधानसभा में खड़े होकर के इस तरह के लांछन लगाते हैं। सरकार का मंत्री दूसरे मंत्री को ये कहता है कि तुम सबसे भ्रष्ट हो, तो नहीं वो कहता है कि मैं भ्रष्ट हूं, मेरे से ज्यादा भ्रष्ट हुआ। वो अपनी भ्रष्टता को स्वीकार करने का, अपने भ्रष्टाचार को स्वीकार करने का काम विधानसभाओं के पटल पर करते हैं। राजस्थान में जिस तरह के हालात बने, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज हुई, जिस तरह से राजस्थान को देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के उत्पीड़न और उनके खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार के मुकदमों की राजधानी जिस तरह से देश की सरकार, प्रदेश की सरकार की लाल फीताशाही के कारण से बना है, इनकी अकर्मण्यता के कारण से राजस्थान का जिस तरह से अपमान हुआ,
राजस्थान की महिलाओं का जिस तरह से अपमान हुआ, और उसके बाद में भी राजस्थान सरकार का एक मंत्री, जो सबसे बड़ा मंत्री, सबसे ताकतवर मंत्री, मुख्यमंत्री का सबसे खास मंत्री, जिसको उन्हीं की सरकार के लोग भ्रष्टतम मंत्री की संज्ञा देते हैं, वो खड़ा होकर के कहता है कि राजस्थान में ये रेप की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मुझे लगता है कि इतिहास में राजस्थान में ये पढ़ाया गया था। हम सब लोग गर्व करते हैं कि हमारे बुजुर्गों की मर्दानगी थी, उनकी भुजाओं की ताकत थी कि उन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुत्व को जिंदा रखा, उन्होंने गाय को जिंदा रखा, गंगा को जिंदा रखा, गायत्री को जिंदा रखा, और इस हिंदुस्तान में गौरी को, महिला का सम्मान बचा करके रखा। अपनी पीढ़ियां कुर्बान करके हमारे बुजुर्गों ने जो है, सब जाति समाज के बुजुर्गों ने अपनी पीढ़ियां कुर्बान करके इस भारत की संस्कृति को बचाए रखा। उनकी मर्दानगी को अपमान करने का काम जो है राजस्थान की सरकार ने किया। जिस तरह के हालात राजस्थान में बने, अब उन हालातों से विफल होकर के, ये जानते हुए कि अब किसी भी तरह से हम राजस्थान में जो है सरकार वापस नहीं बना पाएंगे, तब उन्होंने इस तरह से ये रेवड़ियों के लालच आप सबके सामने देने की कोशिश की। अभी कोई कह रहे थे, किसी ने आकर के बताया था शायद कि पेट्रोल डीजल जो है सबसे महंगा, हमारे पंप बंद हो गए। जब पंप बंद हो गए, राजस्थान में, हरियाणा हमारे पड़ोस में, गुजरात हमारे पड़ोस में, मध्य प्रदेश हमारे पड़ोस में, इन तीनों से 10 रुपए लीटर पेट्रोल ज्यादा बिकता है और 10 रुपए लीटर डीजल ज्यादा बिकता है। राजस्थान में हर महीने में 15 करोड़ लीटर पेट्रोल बिकता है और राजस्थान में हर महीने में 45 करोड़ लीटर डीजल बिकता है। 60 करोड़ लीटर की हर महीने में सेल राजस्थान में होती है। अब 10 रुपए के हिसाब से अगर जोड़ें तो आपके मेरे सब की जेब में से राजस्थान की सरकार जो है हर साल में, हर महीने में 600 करोड़ रुपए निकालती है। 60 करोड़ रुपए से 10 रुपए के हिसाब से 600 करोड़ रुपए हमारी जेब से एक्स्ट्रा लूटने का काम करती है दूसरे प्रदेशों की तुलना। 12 महीने में अगर जोड़े 600 करोड़ रुपए के हिसाब से तो 7,200 करोड़ रुपए होते हैं। अगर 4.5 साल में जोड़े तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए हमारी जेब से राजस्थान की सरकार ने निकाल लिया। अब 30,000 करोड़ रुपए हमारी जेब से निकाल करके अब राजस्थान की सरकार ने कहा कि मैं गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दूंगा। 1100 रुपए का सिलेंडर आता है, 200 रुपए सब्सिडी मोदी जी देते हैं, तो 900 का पड़ता है। 500 का देने के लिए 400 रुपए राजस्थान की सरकार को देने। पहले दिन घोषणा की थी, उसी दिन भी बैंक को कह देते कि लिस्ट तुम्हारे पास में दे दो। उस दिन घोषणा की, उस दिन नहीं कहा कि जो शिविर में आएगा रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको देंगे। अब राजस्थान में जो 50 लाख 55 लाख ऐसे उज्ज्वला के कनेक्शन है जिनको मोदी जी ने कनेक्शन दिया, उन उज्ज्वला के कनेक्शन धारकों में से 14 लाख लोगों की सूची उन्होंने बनाई। उनको वो एक सिलेंडर देंगे। भारत में जो सामान्य मानक है, स्टैंडर्ड के हिसाब से भारत में एक परिवार में 2 महीने एक टंकी चलती है। अगर भारत में राजस्थान में 14 लाख परिवारों को वो 4 महीने, अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर चुनाव से पहले 4 महीने गैस की सब्सिडी देंगे तो 4 महीने में कुल मिलाकर के 14 लाख परिवारों को 4 महीने में एवरेज 2 के हिसाब से राजस्थान में कुल मिलाकर के वो 28 लाख सिलेंडर देंगे। और 28 लाख सिलेंडर पे अगर आप सब्सिडी जोड़ते हो तो कुल मिलाकर के कोई 400-500 करोड़ रुपए का खर्च उसमें होता होगा। हमारी जेब में से 30,000 करोड़ रुपए निकाले और वो निकाल करके 500 करोड़ रुपए दे करके अपने को राजी कर रहे हैं। रुपये दे रेवड़ी दे, रुपये दे रेवड़ी देवे। ये व्यापारी यहाँ बैठे, मुझे लगा कि ये बताओ कि ये जो है ये सौदा सही है कि गलत है? लूट है कि नहीं है? गाधारो सौदो है कि नहीं है? और बताओ, किसान गिराजी ऐसा बटे अपने वसुंधरा जी सरकार होती, बीजेपी की सरकार होती है तो 850 रुपया महीना पर बिजली एग्रीकल्चर कनेक्शन सब्सिडी मिलती कि नहीं मिलती? एक साल का 850 रुपये हिसाब में कितना रुपया मिले? 20,000 रुपया। एक साल का 10,000 रुपया। एक साल का 10,000 रुपया में 2 साल आपने बंद कर दिया। सोच 20,000 रुपया आपने जेब में घुस लिया, आपने जेब में आना तो बंद कर दिया। अब उन्होंने कहा कि हम किसान को 2,000 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मार्च में कहा था नहीं, अप्रैल में जो है मार्च के बजट में घोषणा की थी। उसके बाद में मई में शिविर लगाना शुरू किया, जून तक कैंप लगाएंगे। कैंप में 100% लोग भी अगर चले जाएंगे, जुलाई में ये देना शुरू करेंगे। जुलाई में बराबर आ जाए, अपन बिजली चाहिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने चुनाव से पहले हमको बिजली की कितना % जरूरत पड़े? ज्यादा से ज्यादा 10% पानी एक बार कटी, बरसात कम हो जाए तो एक बार कोई खेत पानी की जरूरत पड़े। एक महीना में अगर 2,000 यूनिट आपने फ्री भी दे दे, एग्रीकल्चर बिजली की रेट है 97 पैसा, आपने कितना रुपया बची? 2,000 रुपया भी पूरा नहीं बची।
20,000 हमारी जेब से निकाल करके हमको 2,000 रुपए दे रहे हैं। आप इतना भोड़ा भागीरथी तो नहीं है, मैंने कहा और कोई भोड़ो हुए तो बचा नहीं। आपने 20,000 अपना हकरा अपनी जेब निकाल और 2,000 रुपया वापस दे अपन राजी करना चाहे, अपन राजी होने से एक एक योजना में इसी तरह से लोगों का पैसा निकाल करके लोगों को वापस दे करके चुनाव में एक लॉलीपॉप पकड़ाने का काम ही राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं आप लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूं कि अब की बार चूक गए तो चूकियां बचे 84 है और इन तरह इन अब की बार सावचेत रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन सब विषयों को धरातल पर ले जाने की आवश्यकता है, लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हम जहां बैठे, जहां उठे, जहां काम करें, जहां रुके, जहां दमे, हर जगह पर हम ये बात लोगों के बीच में लेकर के जाएं, लोगों को सही संदेश बताएं, लोगों को सही जानकारी दें। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि ये हम करेंगे तो अब की बार राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देशों के लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी, विशेष रूप से इस क्षेत्र, क्योंकि एक क्षेत्र यहाँ जमीन पर पानी होने के कारण से यहाँ पहले जब कभी योजनाएं बनी थी वसुंधरा जी की सरकार के समय, उन योजनाओं में इस क्षेत्र को नहरी पानी से जोड़ने से छोड़ दिया। लेकिन क्यों से जैसे पानी नीचे जा रहा है, पानी सिमटता जा रहा है, जहां 25-25-30 फुहारे चलते थे अब वहां 4-5 भी 2 घंटे चलते हैं। उसको लेकर के लोगों की चिंता था। क्षेत्र के सब बुजुर्ग लोग मेरे को इस बात के लिए बार बार आग्रह करते थे कि आपने जल जीवन मिशन बनाया, लेकिन अगर इसमें अब की बार नहर के पानी से हमको नहीं जोड़ा तो हम हमेशा के लिए वंचित रह जाएंगे। और मैं जानता था कि यह कष्ट अगर एक बार अभी वंचित रह गए तो राजेश की सरकारें तो पिछले 75 साल में से 70 साल तक बैठे हुए भी कुछ नहीं कर पाई थी, तो आने वाले समय में भी कुछ नहीं करेंगे। सब लोगों ने मुझे बार बार आग्रह किया। कान सिंह के मंडल अध्यक्ष साहब जितनी बार मिलते थे उतनी बार मुझे कहते थे कि साहब अब की बार नहीं करिए तो बस हमारे बहुत मुश्किल हो जाए। सभी बुजुर्ग लोगों ने, जब मैं पहले बसवा आया था तब भी आप लोगों ने आग्रह किया था। बीच में जब कभी भी जहां कहीं भी मुलाकात हुई सारे लोगों ने, सब मुखिया मैंने बार बार आप बात किया था। देव साहब मैंने दिल्ली आया जितनी बार मैंने कहा साहब वो नहीं जुड़ाओ तो ठीक नहीं है, सगरा वाला, देचू वाला, बुड़किया वाला, सब लोगों ने बार बार इसका आग्रह किया था। और मैंने यहाँ से योजना बनवाई, ऐसी से योजना बना करके जो है चीफ इंजीनियर के पास में ले गया। चीफ इंजीनियर के पास से योजना बना करके यहाँ राजस्थान की SLSCC में उसको अप्रूव कराई। जब उसको अप्रूव कराई तब उसमें एक ऑब्जर्वेशन आ गया, यहाँ राजस्थान की सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रही थी, इन्होंने भ्रष्टाचार का एक नया चोर दरवाजा खोल लिया और उस चोर दरवाजे के कारण से मुझे राजस्थान के नियमों में परिवर्तन करके सारे टेंडर यहाँ कैंसिल करने पड़े, क्योंकि उन्होंने इसमें 48% चोरी करने का रास्ता खोज लिया और मुझे राजस्थान के नियम बदलने पड़े। जब नियम बदले तो उनको टेंडर कैंसिल करने पड़े और अब वापस टेंडर जो है उन्होंने वापस लगाए। तब उन्होंने इस देचू वाले काम को क्या जानता कि हमारी उन्होंने थोड़ी नस दबाने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश भी करी, पर मैंने कहा कि राजस्थान को एक भी पैसा नहीं दूंगा अगर मेरा देचू का काम नहीं किया तो। और मुझे बहुत खुशी है, मैं आज मैंने आप जो है कान सिंह साहब कहता कि मारो माते ऋण है, तो आप ये ऋण तो मारो, आपका मारे माते आप लोग मैं आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों ने कर, जो कुछ भी हूँ आप लोगों ने आशीर्वाद रे कर, आप लोगों ने प्रेम रे कर, मैं आज इन जगह माते खड़ो हूँ, हमारे कलम में ताकत है आप लोगों ने दी होगी। तो मैं तो बात ये जोधपुर वाला मैंने कहा कि मारो एहसान या मारे माते मारो कोई एहसान है तो आप बात तो कोई ऊंधे डाल पानी चढ़ाओगे, मारे माते जोधपुर वाला लो एहसान, मारे माते आप लोगों का एहसान है। आप लोग मैंने लायक बनाए हो, मारो रोम रोम ऋणी है। हमारी 7 पीढ़ी अगर खाली जूती बना भी आप लोगों ने पहना तो ऋण नहीं हो सकता। इन वास्ते मारो कोई ऐसा नहीं है, सब आप लोगों की ताकत है, आप लोगों ने जोड़ो, आप लोगों ने समर्पित करो। खूब सारो आप लोग धन्यवाद, खूब अभिनंदन, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लगी मंजिल पक्का हुआ इरादा, छूकर बुलंदियों को पूरा करेंगे आपका हारे वाला।